माओवादियों पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, माओवादी लगातार कमज़ोर भी होते जा रहे हैं, लगातार समर्पण भी कर रहे हैं। बहुत सारे माओवादी पुनर्वास की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच माओवादियों की तरफ से पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। पत्र अलग अलग जगह से जारी किए हैं, जिसमें आज एक पत्र और हमारे पास पहुंचा है और बहुत दिनों के बाद विकल्प के नाम से एक बार फिर से एक नया पत्र आया। हालांकि यह समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही है कि अब विकल्प और अभय के नाम से पत्र जारी कर कौन रहा है। इन पत्रों में भी अब माओवादी एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही साथ 30 नवंबर को पूरे भारत देश के बंद का आह्वान भी किया है। क्या लिखा है उस पत्र में और क्या आरोप लगाया माओवादियों ने, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये जो पत्र आप देख रहे हैं, ये विकल्प के नाम से, विकल्प जो हैं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के एक प्रवक्ता हैं। और आपको बताऊं कि विकल्प कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पद है। इसके पहले कट्टा रामचंद्र रेड्डी, जो कि विकल्प के तौर पर प्रेस नोट जारी करते थे, और फिर जब उनके द्वारा आगे जब समय बढ़ा और 2024 में जब रुपेश उर्फ सतीश कोपा सेंट्रल कमेटी सदस्य बने, तो उन्होंने बताया कि उसके बाद विकल्प के तौर पर उनके द्वारा भी प्रेस नोट जारी किया जाता था। लेकिन रुपेश के वापस आ जाने के बाद और रामचंद्र रेड्डी के मारे जाने के बाद अब इस बात पर संशय है कि विकल्प के नाम पर पत्र कौन जारी कर रहा है, और साथ ही साथ अभय के नाम पर भी, क्योंकि अभय के नाम पर सबसे पहले वेणुगोपाल और बसवराजू भी पत्र जारी किया करते थे हालिया में, लेकिन उनके मारे जाने के बाद अब कौन जारी कर रहा है। क्यों बीते दिनों ये भी माना जाता रहा कि देवजी भी पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि शायद देवजी पुलिस की कस्टडी में हैं, उस पर कोई खुलासा हुआ नहीं है। इस बात को भी लेकर इस पत्र में माओवादियों ने आरोप लगाया। ये पत्र हालांकि माओवादियों ने 22 नवंबर को जारी किया था, लेकिन हम तक पहुंचने में आज 27 नवंबर को माओवादियों का पत्र आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, लिखा हुआ है कि 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली जंगल में फर्जी मुठभेड़ कर हमारी केंद्रीय कमेटी सदस्य DKSZC सचिव कॉमरेड हिडमा सहित 6 जन कॉमरेडों को हत्या किए हैं। 19 तारीख में फिर उसी जंगल में AOB-SZC सदस्य कॉमरेड सुरेश, कॉमरेड शंकर सहित 7 कॉमरेडों को हत्या किए हैं। इस फर्जी मुठभेड़ के विरोध में आवाज़ उठाएं। 18-19 नवंबर 2025 को हुई फर्जी मुठभेड़ के विरोध में 30 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ दंडकारण्य बंद को सफल बनाओ। इसी दिन मीडिया के द्वारा जानकारी हो रहा है कि हमारी केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड देवजी सहित 50 साथियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए हैं, उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश करें। देखिए, लिखने की जो भाषा शैली है ये माओवादियों की, ये निश्चित ही तौर पर बस्तर के किसी आदिवासी माओवादी के द्वारा लिखा जा रहा है। हालांकि जिस तरफ से ये प्रेस नोट मुझ तक पहुँचा है, मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप बेड़जा के द्वारा इस तरह के पत्रों को जारी किया जा रहा है, क्योंकि लिखने में जो भाषा शैली है साफ तौर पर किसी आदिवासी माओवादी का, जो मैंने पहले भी कहा। जब आंध्र के या तेलंगाना के बड़े स्तर के माओवादी जब अभय और विकल्प के नाम से प्रेस नोट जारी करते थे तो उनकी भाषा शैली अलग होती, लेकिन इस भाषा शैली में बस्तर के किसी आदिवासी का होना संभावित लग रहा है। आगे लिखा हुआ है प्रेस नोट में कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह केंद्र और राज्यों कुपाया तंत्र के जरिए हमारे केंद्रीय कमेटी सदस्य DK स्पेशल जोनल कमेटी सचिव कॉमरेड हिडमा, उनके जीवन साथी कॉमरेड राजे RCM और कॉमरेड लखमा PPCM, कॉमरेड मल्ला PPCM, कॉमरेड कमलू PPCM, कॉमरेड देवे PPPM, पूरे 6 जन और दूसरे दिन 19 नवंबर को AOB-SZC सदस्य कॉमरेड सुदेश, कॉमरेड शंकर AC PPCM, PM स्तर के कॉमरेड सरिता, भीमे, मनेश, सोनू, विमला, पूरे 7 जन। ये दोनों घटनाओं में 13 साथियों को पकड़कर उन्हें खूब यातनाएं देने के बाद हत्या की है, जबकि यह मुठभेड़ होने का मतगणत कहानी बनाए। इसे हमारी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। साथ ही साथ न्यायिक जांच होने का हम मांग कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय कमेटी पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड देवजी सहित 50 साथियों को गिरफ्तार किए गए तमाम साथियों को फौरन कोर्ट में पेश करने का मांग करता है। देश में क्रांतिकारी आंदोलन व उत्पीड़ित जनता, खासकर आदिवासियों पर भारी भीषण प्रति क्रांतिकारी कगार दमन व कत्लेआम को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तीव्र निंदा करता है।
ब्राह्मणी हिंदुत्व फासीवादी केंद्र राज्य सरकारें द्वारा हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश जारी है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों व महिलाओं सहित तमाम उत्पीड़ित वर्गों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। इससे हम सब खुलकर विरोध कर रहे हैं। देश की अकूत प्राकृतिक संपत्ति को कौड़ियों के भाव देशी व विदेशी बड़े कॉरपोरेट कंपनियों सब को सौंपने को भी हम विरोध कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के इन तमाम गलत नीतियों की वजह से होने वाले नुकसान के विरोध में यहाँ की आदिवासी जनता अपनी जल जंगल जमीन व अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। इस आंदोलन को हमारे पार्टी नेतृत्व कर रही है। इसलिए यहाँ की आदिवासी जनता व हमारी पार्टी इन ब्राह्मणी हिंदुत्व फासीवादी व कॉरपोरेट परस्त शासकों के निशाने पर है। ये ब्राह्मणी हिंदुत्व फासीवादी शासक वर्गों ने अपने कॉरपोरेट वर्ग के हितों के लिए दंडकारण्य में जो फर्जी मुठभेड़ों एवं नरसंहारों को अंजाम दे रहा है। आदिवासियों पर जारी नरसंहार सरकार का नीतिगत फैसला है। इस तरह की नरसंहारों को जायज़ ठहराने के लिए ब्राह्मणी हिंदुत्व फासीवादियों ने षड्यंत्र पूर्व तरीके से उत्पीड़ित जनता व क्रांतिकारी पार्टी के ऊपर खूंखार हमलों को अंजाम देकर निर्मम तरीका से हत्या किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सितंबर 21 तारीख के दिन हत्या हुई सीसी कॉमरेड कोसा दादा, कॉमरेड राजू दादा, यह घटना भी फर्जी मुठभेड़ है। समस्त दंडकारण्य में अन्यायपूर्ण युद्ध की स्थिति है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है। आदिवासियों को संवैधानिक रूप से प्रावधान सभी अधिकारों को ताक पर रखकर आदिवासी इलाकों में धड़ल्ले से सशस्त्र बलों के कैंपों को बिठाया जा रहा है। पूरी तरह दंडकारण्य को सैनिक छावनी में तब्दील कर कॉरपोरेट कंपनियों का खदानें खोला जा रहा है। ये कैंप खदानों के लिए बड़ा व चौड़ा रोड, पुल पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जंगलों के लाखों पेड़ काटा जा रहा है और अभ्यारण्य के नाम से वहाँ की जनता को विस्थापन करने का नोटिस भी जारी कर रहे हैं। यह सब ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर किया जा रहा है। इसके विरोध में वह अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जारी आंदोलनों को बंदूक के नोक पर कुचला जा रहा है। गश्त के नाम से गाँवों पर हमला करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, जनता से मारपीट करना, संपत्ति लूटना, नुकसान करना, फर्जी मुठभेड़ कर हत्या करने जैसे विषय पुलिस फोर्स के लिए साधारण बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपील की है कि प्रिय जनता, सभी प्रगतिशील ताकतें, मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक संगठनों, जनवादी बुद्धिजीवियों, छात्रों, पत्रकारों, वकीलों से हमारी अपील है कि केंद्र राज्य सरकारें अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए आदिवासियों व क्रांतिकारियों पर अमल कर रहे फांसीवादी दमन व 18-19 नवंबर को एपी आंध्र प्रदेश राज्य अल्लूरी सीताराम राज जिले में हुए 2 फर्जी मुठभेड़ का विरोध करें। इस तरह की नरसंहार को रोकने के लिए आगे आवें। इस कगार दमन के विरोध में जारी जन आंदोलन का समर्थन करें। माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में एक मांग रखी है अपनी, जिसमें उन्होंने लिखा है 18-19 नवंबर को जो आंध्रा राज्य में हुई मुठभेड़ के ऊपर न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से कराएं। कॉमरेड देवजी सहित 50 साथियों को कोर्ट में पेश किया जाए। 30 नवंबर बंद को सफल बनाएं और अमर शहीदों को लाल सलाम जोहार भी उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ एक नई चीज़ नोट लिखा है, जो कि मैंने झारखंड के माओवादियों के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया जाता है उसमें अधिकतर देखा है, लेकिन बस्तर के इलाके के माओवादियों के द्वारा इस तरह के नोट में पहली बार देख रहा हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है आपातकालीन सेवाओं, अस्पताल, एम्बुलेंस, दूध गाड़ी को इस बंद से छूट मिलेगी। यह प्रेस नोट विकल्प के द्वारा जारी किया है, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता हैं और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का नीचे उनका पार्टी का नाम लिखा हुआ है। तो ये 2 पन्ने का प्रेस नोट, जिसमें उन्होंने हिडमा से लेकर जो 18 और 19 नवंबर को मुठभेड़ हुई, जो उनके 13 साथी मारे गए, उसको फर्जी करार दिया गया है। वहीं बीते दिनों कोसा दादा और राजू दादा, जो माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, जिन्हें पुलिस ने अबुझमाड़ में मार गिराने का दावा किया, उस मुठभेड़ को भी फर्जी बताते हुए उसके विरोध में 30 नवंबर को बंद का आह्वान किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि अब आप सोचिए कि जिस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं, जिस तरह से माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अभी कितने माओवादी बचे हुए हैं? क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अबुझमाड़ के इलाके में लगभग 30 की संख्या में माओवादी हैं जो अभी भी एक्टिव हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बाहर आ जाएं। इसकी भी जानकारी है। ऐसे में ये पत्र कौन जारी कर रहा है? क्योंकि ये पत्र अभी भी, मैंने जैसा पहले संदेह जताया है, कि किसी आदिवासी माओवादी नेता के द्वारा जारी किया जा रहा है। तो क्या इस पत्र को मोहन करती या दिलीप बेड़जा जैसे माओवादी हैं जो इंद्रावती के इलाके में सक्रिय हैं, उनके द्वारा जारी किया जा रहा है, या कोई और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के इलाके में सक्रिय किसी माओवादी के द्वारा इस पत्र को जारी किया गया? इस पर तो संशय है, लेकिन ये पत्र काफ़ी चौंकाने वाला इसलिए है
कि इतनी कमज़ोर हो जाने के बावजूद माओवादियों ने 30 नवंबर को एक बार फिर से बंद का आह्वान किया है। और देखना होगा कि सरकार लगातार जो तारीख तय कर रही है और बोल रही है कि उस तारीख से पहले ही माओवाद खत्म हो जाएगा, तो आखिर इस तरह के माओवादी अभी कब तक अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि जब से माड़वी हिड़मा की मौत हुई है उसके बाद से माओवादियों का कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। लगातार हर इलाके से आपने देखा होगा, एमएमसी जोन वाले माओवादी अनंत प्रवक्ता के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। साथ ही साथ बस्तर के तमाम इलाके के माओवादी, जैसे बीते दिनों नारायणपुर में 38, फिर बीजापुर में 41 और इसी तरह सुकमा में भी बड़ी संख्या माओवादियों ने समर्पण किया। तो ये समर्पण बताता है कि माओवादियों के अंदर कहीं ना कहीं खलबली तो मची है। उनकी आखिरी उम्मीद माड़वी हिड़मा के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन उसके मारे जाने के बाद एक लगातार संगठन को छोड़ के निकलने का सिलसिला जारी है। और उसी बीच इन्हीं आदिवासी माओवादी नेताओं के द्वारा फिर से 30 नवंबर को इस बंद का आह्वान किया गया है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। हर कोई जहां बोल रहा है कि माओवादियों का कॉन्फिडेंस टूट चुका है, माओवादी लगातार अब बाहर आ रहे हैं, सरकार अपील कर रही है वापस आ जाएंगे तो लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। साथ ही चेतावनी भी दे रही है कि अगर नहीं आएंगे तो अंजाम इसी तरह से हर किसी को भुगतना होगा जो हथियार लेकर जंगलों में घूम रहे हैं। उसके बावजूद जो बहुत कम संख्या में, बहुत कम ज़मीन में बचे माओवादी हैं, जिन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं कि कल क्या होगा, उसके बावजूद उनके द्वारा इस तरह का प्रेस नोट जारी किया जाना भी उनके कॉन्फिडेंस को बता रहा है कि कैसे वो अभी भी विश्वास के साथ अपने पद पर टिके हुए हैं। और पता नहीं कब तक टिके रहेंगे, क्योंकि हर कोई आखिरी दम तक लगता है कि वो संगठन नहीं छोड़ेगा, लेकिन अंत समय में अचानक से संगठन छोड़कर बाहर आ जाता है। वहीं रुपेश उर्फ सतीश कोपा और वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा, इनके द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि वापस आ जाएं। हथियार लेकर अब लड़ाई संभव नहीं है। जनता के साथ लोकतांत्रिक और संविधान के अंतर्गत रहते हुए जनता के साथ लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी। तरीका बदल दिया जाएगा, लेकिन लड़ाई जनता के लिए ही लड़ी जाएगी। इस तरह की बातें मुझे लगा प्रेस नोट आपके सामने रखना चाहिए। आप भी देखें, आप भी बताएं आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि माओवाद किस तरह से कमज़ोर हुआ है। क्या लगता है कि माओवादियों के अंदर अभी कितनी ऊर्जा, कितनी ताकत बची हुई है। इस प्रेस नोट को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है बताइएगा। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।